हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है, बारी है एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो उपस्थित हो गए हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि लाइक की जो संख्या है उसको 50 के पार ले जाइए, मुझे अच्छा लगेगा पर्सनली। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाती है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। अगले दिन अगर कुछ ऐसा रहेगा जो कि आंसर देने लायक है तो बिल्कुल हम आंसर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में फिर वो शनिवार जैसी अघोषित छुट्टी नहीं होगी और आप सब वीडियो अपलोड होते ही लिखने में लग गए हैं और नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि शनिवार को एक अघोषित छुट्टी जो है बहुत सारे बच्चों द्वारा कर दी गई थी। मुझे लगा कि शायद मंडे से फ्राइडे तक पढ़ के बोर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा एपिसोड है जो इंग्लिश के दृष्टिकोण से हर तरह के परेशानियों में आपकी मदद करेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, बेहतर राइटिंग स्किल की बात हो, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग की। हर एक जगह पर ये सारे शब्द नजर आएंगे और आपके इंग्लिश को बेहतर करेंगे अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर से शुरुआत वहीं से, वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये बड़ा ही चर्चित है, युवाओं को बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से मुंगेरी लाल के सपने सजा करके इसके लिए रखते हैं। बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोग बनाते हैं। सभी इस गंगा में, इस बैतरनी में पार कर चुके हैं। इसमें कौन ऐसा है जिसने डुबकी नहीं लगाई है। हाँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं कि एक समय पर मैं कहता था कि नहीं, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेकर के नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ एक बच्चों की जिद पर और समय की मांग को देखते हुए मैंने भी इसको, हाँ ठीक है, मैं नाचने गाने नहीं आता हूं, मेरा जो काम है जो मैं कर सकता हूं वही मैं करता हूं, लेकिन हाँ मैंने भी इस गंगा में डुबकी लगाई है और लगा ही रहा हूं। आप सब जो ना करवाओ। हाँ, अब लगता है कि भैया लंबा वीडियो नहीं तो छोटे वीडियो से पढ़ा दो, लेकिन पढ़ा तो देना है। तो बस रील पहला वर्ड है। वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब है टू टॉक विदाउट, टू वॉक विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर लेग्स। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर ड्रंक और यू हैव बीन हिट। मतलब है पहला। रील का मतलब होता है लड़खड़ाकर चलना। या तो आपने पी रखी है या आपका जो पैर है वो डैमेज हो चुका है, कहीं ना कहीं से आप चोट खाए हुए हैं। दूसरा मीनिंग है टू फील वेरी सॉफ्ट और अपसेट अबाउट समथिंग। या तो किसी चीज के बारे में आप अपसेट हैं या बहुत सॉफ्ट फील कर रहे हैं, उस सेंस के लिए भी हम रील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है राउंड ऑब्जेक्ट दैट थ्रेड, वायर, फिल्म और कैमरा, फॉर कैमरास एटसेट्रा इज पुट अराउंड। वो जो कैमरे का रील होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अ शॉर्ट वीडियो पोस्टेड ऑन अ सोशल मीडिया वेबसाइट। ये आपकी बिरादरी वाला जिसके लिए आप सोच रहे थे कि तदर से मीनिंग क्यों नहीं आ रहा है। तो एक शॉर्ट वीडियो होता है जो सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है, उसको भी रील कहते हैं। और आजकल बच्चे ना IRS कर रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम बच्चों को ये करना है। ये भी एक प्रकार की, पहले होती थी IS IFS, अब ये चल रहा है IRS, इंडियन रील सर्विस। हाँ, सभी इसमें व्यस्त हैं भाई। ठीक है, जो कंटेंट नहीं है उसको भी बना देते हैं और कैसे कैसे तेजस्वी लोग हैं, तो आप लोग देखते होंगे तो समझ में आता ही है। चलिए, इसका मतलब है लड़खड़ाना, चक्कर खाना, हिल जाना, चरखी, रील, छोटा वीडियो। ठीक है, ये सब इसके सेंस है। कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। रील वर्ब और नाउन की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, स्टैगर, लर्ज, स्टम्बल एंड वॉबल। मैंने लड़खड़ाने के सेंस में सिनोनिम लिया है, स्टैगर, लर्ज, स्टम्बल एंड वॉबल। एंटोनिम की बात करें, स्टेबलाइज, स्टेडी एंड बैलेंस। क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज, स्टेडी एंड बैलेंस। एक अर्थ में रील के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His mind was still reeling from the shock
ऑफ सीइंग हर अगेन। क्या है? हिज माइंड वॉज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ सीइंग हर अगेन। यहां पर बहुत ही कॉमन है, आप लड़खड़ा कर चलने, ठीक है, किसी शॉक के लिए, है ना, कि फील वेरी शॉक्ड और अपसेट अबाउट समथिंग, उसके लिए, या फिर जो आपका वो पसंदीदा है तो उसके लिए तो आप करते ही हैं, गाहे बगाहे उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो चार मीनिंग और इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो ये कैमरा वाला तो रील जानते ही थे, बाकी ये जो ऊपर वाला मीनिंग है लड़खड़ा कर चलना या फिर शॉक्ड और अपसेट फील करना किसी चीज के बारे में, ये भी रील का मीनिंग है और इस अर्थ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम है स्टैगर, लर्ट, स्टम्बल एंड वॉबल। एंटोनिम है स्टेबलाइज, स्टेडी एंड बैलेंस। हिज माइंड वॉज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ सीइंग हर अगेन। चलिए सेशन का पहला शब्द लेते हैं और यह है यील्ड। यील्ड वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट्स और रिजल्ट। पहला मीनिंग है टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट और रिजल्ट्स, या फिर दूसरा टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, टू ओबे समबडी। अगर हम रिफ्यूज करना बंद कर दे तो मतलब है ओबे समबडी। द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड, इस अर्थ में नाउन और वर्ब है तो दोनों तरीके से मैंने मीनिंग यहां पर रख दिया है। फसल या उपज, लाभ या परिणाम देना, इसके लिए यील्ड का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध कराना, इस अर्थ में भी करते हैं। किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना, इस अर्थ में भी करते हैं। उपज और पैदावार के भी अर्थ में हम यील्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पर कई सारा मीनिंग हो गया ना। यहां पर ये जो है यहां तक पहला मीनिंग है, उपलब्ध कराना दूसरा मीनिंग है, तीसरा मीनिंग किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना वही है, और ये दोनों जो है वो चौथा मीनिंग आप रख सकते हैं। तो ये कई सारे अर्थ में इस्तेमाल होता है, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स, या फिर और टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, और टू ओबे समवन, या फिर और द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड। इस अर्थ में भी हम यील्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एक्सीड, कंसीड एंड एक्विएस्क। क्या है? एक्सीड, कंसीड एंड एक्विएस्क। एंटोनिम की बात करें रिजेक्ट, रिफ्यूज, स्पोर्न एंड रेसिस्ट। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, रिफ्यूज, स्पोर्न एंड रेसिस्ट एक अर्थ में यील्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम की बात कही एक्सीड, कंसीड एंड एक्विएस्क एक अर्थ में यील्ड के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू यील्ड टू द होस्टेज टेकर्स डिमांड। क्या है? द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू यील्ड टू द होस्टेज टेकर्स डिमांड्स। अब यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है यील्ड। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स, है ना। फिर है और टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, और टू ओबे समवन इस अर्थ में, या फिर द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड, फसल और पैदावार, फसल, उपज, लाभ या परिणाम देना, उपलब्ध कराना, किसी की बात मान लेना, किसी के सामने झुक जाना, इस अर्थ में हम यील्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पिच इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट टू डू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली समथिंग हेल्पफुल। मतलब है शामिल होना और सहायता करना, मतलब कुछ शुरू करना किसी ग्रुप के साथ शामिल होकर के, और बेसिकली जो है विशेष करके ये कुछ मददगार, उसके लिए हम पिच इन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें असिस्ट, चिप इन एंड कोलैबोरेशन। क्या हो जाएगा? कोलैबोरेट। असिस्ट, चिप इन एंड कोलैबोरेट एक अर्थ में पिच इन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिच इन फ्रेजल वर्ब है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, पिच इन। पिच इन का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट। अब पिच इन कहने का मतलब क्या? पिच पर चले जाओ, खेल के मैदान में चले जाओ, ऐसे याद रखो कि पिच इन कर गया मतलब कुछ शुरू किया। क्या शुरू किया भैया? टू स्टार्ट टू डू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब ओब्वियसली पिच पर गए तो अकेले तो खेलेंगे नहीं, ग्रुप के साथ खेलेंगे। एक ऐसे ध्यान रखने के लिए शब्द को आप कहीं ना कहीं संदर्भ से जोड़ेंगे तो वो याद रह जाएगा। तो पिच इन का मतलब यहां पर है कि टू स्टार्ट टू डू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली समथिंग हेल्पफुल, कुछ मददगार हो, शामिल होना या सहायता करना, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम है असिस्ट, चिप इन एंड कोलैबोरेट। एंटोनिम है अपोज, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगेट। क्या हो जाएगा? अपोज, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगेट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी ऑल पिच इन टुगेदर इट शुडंट टेक टू लॉन्ग। क्या है? इफ वी पिच इन टुगेदर इट शुडंट टेक टू लॉन्ग। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है पिच इन, एक फ्रेजल वर्ब है, टू स्टार्ट टू डू समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली समथिंग हेल्पफुल। एक मिनट, मैं अपना दूरभाष यंत्र साइलेंट कर दूं, फिर ये चिल्लाएगा और आप सबको करेगा डिस्टर्ब। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग स्टेडीली इन अमाउंट और डिग्री एटसेट्रा, है ना। इंक्रीजिंग स्टेडीली, है ना,
इन अमाउंट और डिग्री, परिणाम आदि की दृष्टि से निरंतर बढ़ने वाला संचयी, जो लगातार बढ़े और बड़ी एक जो है ना स्थिरता से बढ़े, मतलब एक निरंतरता से बढ़े, उसके लिए हम क्युमुलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एक्युमुलेटिव, कलेक्टिव एंड एग्रीगेट। क्या हो जाएगा? एक्युमुलेटिव, कलेक्टिव एंड एग्रीगेट एक अर्थ में क्युमुलेटिव के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिक्रीजिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड रिड्यूसिंग। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड रिड्यूसिंग एक अर्थ में क्युमुलेटिव के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है क्युमुलेटिव, मतलब होता है इंक्रीजिंग स्टेडीली इन अमाउंट और डिग्री एटसेट्रा, परिणाम आदि की दृष्टि से निरंतर बढ़ने वाला या संचयी। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ही एस्टिमेटेड द नेट क्युमुलेटिव लॉस वुड बी $26 million, है ना? ही एस्टिमेटेड द नेट क्युमुलेटिव लॉस वुड बी $26 million। चलिए अगला जो शब्द है वो है myriad। myriad नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। myriad का मतलब है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और हैविंग ग्रेट वेराइटी। क्या है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या हैविंग ग्रेट वेराइटी, इस अर्थ में myriad का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या या अनगिनत के अर्थ में myriad का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, पहले तो यहां पर सिनोनिम इन्यूमरेबल, काउंटलेस एंड लिमिटलेस। क्या हो जाएगा? इन्यूमरेबल, काउंटलेस एंड लिमिटलेस एक अर्थ में myriad के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें काउंटेबल, लिमिटेड एंड कैलकुलेबल। क्या है? काउंटेबल, लिमिटेड एंड कैलकुलेबल एक अर्थ में myriad के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है myriad। myriad नहीं पढ़िएगा। myriad है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और हैविंग ग्रेट वेराइटी। क्या है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और हैविंग ग्रेट वेराइटी, इस अर्थ में myriad का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या, अनगिनत। सिनोनिम की बात करें इन्यूमरेबल, काउंटलेस एंड लिमिटलेस। एंटोनिम की बात करें काउंटेबल, लिमिटेड एंड कैलकुलेबल, है ना? चले फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दे ऑफर्ड नो सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर myriad प्रॉब्लम्स। क्या है? दे ऑफर्ड नो सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर myriad प्रॉब्लम्स। दे ऑफर्ड नो सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर myriad प्रॉब्लम्स। चले अगला जो वर्ड है वो है हील। हील नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और एक हील जो आप जानते हैं वो एक तो ढाल होता है, स्लोप होता है, और जो आपके जो फैशनेबल लोग होते हैं, नए जमाने का जो चप्पल होता है जिसमें यूं ऊंचाई बढ़ाने का जो उपाय होता है पीछे से, उसको हील कहते हैं। तो वो ठीक है, अलग है। यहां पर देखिए अ पर्सन हु ट्रीट्स अदर पीपल बैडली एंड अनफेयरली, मतलब है कि वैसा इंसान जो दूसरे के साथ बहुत बुरा और अनफेयरली व्यवहार करता है उसको हम हील कहते हैं। कमीना आदमी कह सकते हैं, एक अर्थ में कमीना आदमी कह सकते हैं। हील का मतलब है अ पर्सन हु ट्रीट्स अदर पीपल बैडली और अनफेयरली, कमीना आदमी के अर्थ में हम हील का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें बास्टर्ड, जर्क, क्रीप एंड बीस्ट। क्या हो जाएगा? बास्टर्ड, जर्क, क्रीप एंड बीस्ट एक अर्थ में हील के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें हीरो, आइडल, जेंटलमैन। क्या है? हीरो, आइडल, जेंटलमैन एक अर्थ में हील के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है हील। इसका परंपरागत मीनिंग जो होता है वो स्लोप वाला, ढलवा के अर्थ में, या फिर जो पिछला हिस्सा जो उठा हुआ होता है उसके लिए भी, जो सैंडल वगैरह का पीछे वाला हिस्सा उठा हुआ होता है उसको भी हील कहते हैं। यहां पर जो सेंस है अ पर्सन हु ट्रीट्स अदर पीपल बैडली एंड अनफेयरली, कमीना आदमी, इस अर्थ में हम हील का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम मैंने कहा बास्टर्ड, जर्क, क्रीप एंड बीस्ट। एंटोनिम कहा हीरो, आइडल एंड जेंटलमैन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई फेल्ट लाइक अ रियल हील व्हेन आई सॉ हाउ आई अपसेट हर। क्या है? आई फेल्ट लाइक अ रियल हील व्हेन आई सॉ हाउ आई अपसेट हर, है ना? चलिए अगला जो शब्द है डॉल। डॉल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड। एक तो जो अनएम्प्लॉयड को स्टेट द्वारा जो बेनिफिट पे किया जाता है उसको हम कहते हैं डॉल, या फिर कहते हैं द मनी दैट अनएम्प्लॉयड पीपल, यहां अनएम्प्लॉयड पीपल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स ऑफ समथिंग। ये इस अर्थ में भी प्रयोग होता है, डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स ऑफ समथिंग, इस अर्थ में भी डॉल का प्रयोग करते हैं। डॉल का मतलब होता है द मनी दैट अनएम्प्लॉयड पीपल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। मतलब है बेकारी अनुदान, दान या बांटना, इस अर्थ में डॉल का प्रयोग करते हैं। हाँ, आजकल सरकारें बहुत सारा लोभ लालच देकर के अपने पक्ष में वोट करती है, और भाई मानूंगा मैं ये बात मैं कहूंगा कि हम भारतीयों का कुछ अजीब है। हम पहले अपना फायदा देखते हैं, देश जाए भाड़ में, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कर ले, हमारे साथ कितना भी गंदा कर ले, कोई आता है हम आपको 5,000 रुपया महीना देंगे, हम आपको ये देंगे, और मैं किसी एक के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं।
मैं किसी एक पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार चलाए, बस जनता और देश का हित होना चाहिए, देश के हित की बात होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो भैया उनको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। और हम सब चाहे किसी भी वजह से हम उन्हें चुनते हो तो हम सब के सब बेवकूफ हैं, अपने ही पैर पर कुछ पैसे लेकर के या कुछ लोभ लालच में फंस करके कुल्हाड़ी मारते हैं और 5 सालों तक फिर वही दुखड़ा रोना रोते हैं। तो सिंपल है, अगर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति बदलनी होगी तो आपको अपने पर्सनल लोभ लालच और इन सब स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। यहां पर जो डोल का मतलब है बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड और द मनी दैट अनएम्प्लॉयड पीपल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स ऑफ समथिंग, मतलब है बेकारी अनुदान, दान या बांटना, इस अर्थ में डोल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आर्म्स, बेनिफिट, चैरिटी एंड गिफ्ट। आर्म्स, बेनिफिट, चैरिटी एंड गिफ्ट एक अर्थ में डोल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम की बात करें, फॉरफिट, फाइन एंड लॉस। क्या हो जाएगा? फॉरफिट, फाइन एंड लॉस एक अर्थ में जो है डोल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। He spent 18 months on the dole। क्या है? He spent 18 months on the dole, यानी वो बेकारी अनुदान पर जो पैसा उधर से मिला उस पर 18 महीने बिता दिए। He spent 18 months on the dole। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है डोल। इसका मतलब होता है बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड, या फिर द मनी दैट एम्प्लॉयड पीपल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम डोल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कन्फर्मेंट। कन्फर्मेंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। इस अर्थ में हम कन्फर्मेंट का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रदान या अलंकरण, है ना। इस अर्थ में मतलब जो एक्ट होता है ऑफिशियल टाइटल, ऑनर, एडवांटेज किसी को देने का, उसको हम कन्फर्मेंट कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, बेस्टोवल, कन्फरल एंड प्रेजेंटेशन। क्या है? बेस्टोवल, कन्फरल एंड प्रेजेंटेशन एक अर्थ में कन्फर्मेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां मुझे एंटोनिम नहीं लगा इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। कन्फर्मेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है कन्फर्मेंट, द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। देखिए बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चों में ये देखता हूं कि वो हिंदी मीनिंग लिख लेते हैं, इंग्लिश मीनिंग छोड़ देते हैं। मैं बस यहां पर कहूंगा कि आप इंग्लिश मीनिंग लिखो, हिंदी छोड़ दो, चलेगा। इंग्लिश में मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं, बहुत आसान से। मैं एक शब्द के बदले उसकी मीनिंग में दूसरा शब्द नहीं लिखता हूं कि आप कंफ्यूज होंगे। मैं पूरा एक एक्सप्लेनेशन लिखता हूं एक सेंटेंस में, जो आपको समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। और अगर समझ में ये नहीं आ रहा है तो फिर आपको बेसिक इंग्लिश पर काम करने की जरूरत है। आप लोअर लेवल के बुक्स पढ़ो, नंदन, चंपक, विजडम, जो भी इंग्लिश में आ रहा है आप उसको पढ़ो, या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने यहां पे देखो बहुत आसानी से लिखा है, एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर, एडवांटेज टू समवन। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कैसे सोचते हो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप करोगे, वहां पूछे जाने वाले इंग्लिश के सवाल का जवाब दोगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आप पे कोई डाउट कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको नहीं आता है, बट अगर आपकी स्थिति ऐसी लगती है, आपको डर लगता है, एक बार छोड़ के देखो। और नहीं होता है तो ब्रैकेट में हिंदी लिख दो, लेकिन इंग्लिश जरूर लिखो, इंग्लिश को छोड़ो मत। क्योंकि कई बार ना हिंदी सेम लगता है ना, एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में उसके मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो इंग्लिश के हिसाब से करोगे तो क्लोज टेस्ट में मदद मिलेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स में संदर्भ के हिसाब से चुनने में मदद मिलेगा, तो वो तैयारी पूरी रहेगी। लेकिन आप जो हिंदी लिख लेते हो और हिंदी के हिसाब से मीनिंग यूज करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। तो इसलिए मैं यहां पर कहूंगा कि कन्फर्मेंट का मतलब है द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है द कमिटी डील्स विद द कन्फर्मेंट ऑफ एकेडमिक टाइटल्स इंक्लूडिंग प्रोफेसरशिप, है ना। क्या है? प्रोफेसरशिप्स। द कमिटी डील्स विद द कन्फर्मेंट ऑफ एकेडमिक टाइटल्स इंक्लूडिंग प्रोफेसरशिप। चलिए अगला जो शब्द है वो है पैरास्टेटल। पैरास्टेटल नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका कोई खासा मीनिंग नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री के लिए है और स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज में है। वहां पर के लिए विशेष करके बात है कि हैविंग सम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सर्विंग टू द स्टेट इनडायरेक्टली, मतलब एक सरकार के साथ अनौपचारिक क्षमता के साथ काम करना, या जिसको आप अर्ध सरकारी कह सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडस्ट्री हो, उसको हम पैरास्टेटल कहते हैं। पैरास्टेटल का सिनोनिम हो जाएगा सेमी पब्लिक, पारा पब्लिक। एक अर्थ में हम इसके पैरास्टेटल के सिनोनिम के तौर पर कह सकते हैं। मतलब क्या है कि हैविंग सम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सर्विंग द स्टेट इनडायरेक्टली, मतलब क्या है ना, सरकार उसको मैनेज करती है, देखरेख करती है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी भी वहां पर इन्वॉल्व होता है, बट वो काम पब्लिक के लिए करता है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्पेशली इन सम अफ्रीकन कंट्रीज
हैविंग सम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सर्विंग द स्टेट इनडायरेक्टली, इस अर्थ में हम पैरास्टेटल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सेमी पब्लिक या पारा पब्लिक, सरकार के साथ अनौपचारिक क्षमता में काम करना या अर्ध सरकारी, एक अर्थ में पैरास्टेटल के मीनिंग के तौर पर यूज किया जाता है और इस अर्थ में हम पैरास्टेटल को इस्तेमाल करते हैं। सेमी पब्लिक, पारा पब्लिक, एंटोनिम मुझे यहां पर लगा नहीं, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया है। पैरास्टेटल सीधा मीनिंग समझिए कि क्या है, अर्ध सरकारी, जहां पर कि सरकार का भी हस्तक्षेप है, वो डिफरेंट सेक्टर में उसके मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में और विभिन्न क्षेत्रों में उसका हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होता है। हैविंग सम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सर्विंग द स्टेट इनडायरेक्टली, इस अर्थ में पैरास्टेटल का इस्तेमाल करते हैं और ये किसके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है ना। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बताया कि अगर यहां पर भी ये सिचुएशन होगा तो वो भी पैरास्टेटल कहलाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर ऑल पैरास्टेटल कंपनीज टू बी प्राइवेटाइज्ड। क्या है, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर ऑल द पैरास्टेटल कंपनीज टू बी प्राइवेटाइज्ड। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है पैरास्टेटल। होता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्पेशली इन सम अफ्रीकन कंट्रीज हैविंग सम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सर्विंग द स्टेट इनडायरेक्टली, मतलब है सरकार के साथ अनौपचारिक क्षमता में काम करना या अर्ध सरकारी, इस अर्थ में हम पैरास्टेटल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्लमेट। प्लमेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन, मतलब है किसी हाई लेवल और पोजीशन से तेजी से गिरना, इस अर्थ में हम प्लमेट का प्रयोग करते हैं। ऊंचे स्तर या पद से अचानक और तेजी से गिरना, टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन, इस अर्थ में हम प्लमेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें प्लंज, टंबल एंड स्लंप, क्या हो जाएगा, प्लंज, टंबल एंड स्लंप, एक अर्थ में प्लमेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें एसेंड, राइज, अराइज एंड लिफ्ट, क्या हो जाएगा, एसेंड, राइज, अराइज एंड लिफ्ट, एक अर्थ में प्लमेट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लमेट इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। प्लमेट का मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन, इस अर्थ में प्लमेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है, प्लंज, टंबल, स्लंप, एंटोनिम है एसेंड, राइज, अराइज एंड लिफ्ट। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। शेयर प्राइसेस प्लमेटेड टू एन ऑल टाइम लो, क्या है, शेयर प्राइसेस प्लमेटेड टू एन ऑल टाइम लो। प्लमेट मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन, है ना, किसी ऊंचे पद या स्तर से अचानक और तेजी से गिरना, इस अर्थ में हम प्लमेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पोज। एक तो पोज होता है जो आप कैमरा के सामने देते हैं, कॉमन है, ये मीनिंग सब लोग जानता है। आजकल तो आपके जॉमी, जिमी, हाँ कुत्ता नहीं बोल सकते ना, बोलता है मेरे कुत्ता, कुत्ता मत बोलिए, जिमी है, ठीक है। आपके टॉमी, जिमी भी पोज देना आता है उनको, तो इंसान तो खैर, टॉमी जिमी क्या, उससे छोटे छोटे जानवर भी पोज देता है। 2 महीने का जो बच्चा होता है वो भी पोज देता है, तो इससे सब वाकिफ। पोज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। एक तो सबसे पहला है कि कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, इस अर्थ में भी पोज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स, मतलब है कि दूसरा कुछ बन के प्रिटेंड करना ताकि आप दूसरे को ठग सको, है ना, प्रस्तुत करना या दिखावा करना, है ना, प्रस्तुत करना और दिखावा करना। किसी का जो है कॉज समथिंग स्पेशली प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, और यहां पर जो टू प्रिटेंड वाला है ये दिखावा करना इस अर्थ में, और यहां पर प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के लिए है कॉज समथिंग, किसी का कारण बनना। किस चीज का कारण भैया, तो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी का, ठीक है। पोज का यही सेंस है यहां पर। बाकी एक जो पोज है वो कैमरा के सामने मारते हैं वो आप जानते ही हैं। सिनोनिम होता है प्रिटेंस, एक्ट, फसाड एंड पोस्चर, क्या हो जाएगा, पोस्चर भी वो वाला मीनिंग रख दिया यहां पर। तो प्रिटेंस, एक्ट एंड फसाड एक अर्थ में, पोस्चर फिर दूसरे मीनिंग में हो सकता है, या फिर पोस्चर जो है वो दिखावा करने के लिए भी रखा जा सकता है। मैं ऐसा पोस्चर बना लिए कि भैया लोग हमको पहचान ही नहीं पाया, तो क्या हो जाएगा, प्रिटेंस, एक्ट एंड फसाड। मैं चाहता हूं कि आप फसाड की मीनिंग कमेंट में लिख करके मुझे बताइए क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग फसाड का, ठीक है, और एक एंटोनिम लिखिएगा। सिनोनिम क्या हो गया पोज का, प्रिटेंस, एक्ट, फसाड एंड पोस्चर। एंटोनिम की बात करें कैंडर, डायरेक्टनेस एंड सिंसेरिटी, क्या हो जाएगा, कैंडर, डायरेक्टनेस एंड सिंसेरिटी, एक अर्थ में पोज के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है पोज, टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, या टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। क्या है, टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स, इस अर्थ में हम पोज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स पोज अ थ्रेट टू एवरीवन, क्या है, न्यूक्लियर वेपन
pose a threat to everyone. अब यहां पर पहला वाला है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. The detective posed a sailor to try to catch smugglers. क्या है? Detective posed as a sailor to try to catch smugglers. यहां पर जो दूसरा है दिखावा करना, वो किस तरीके से पोज किया? As a sailor to try to catch smugglers. चलिए अगला जो शब्द है वो है decouple. decouple भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम someone or something else or to separate something from something else that is or is was नहीं that it was. क्या हो जाएगा यहां पर कि to separate from someone or something else, to separate something from something else that it was joined to or part of, है ना? क्या है? to separate from someone or something else या फिर to separate something from something else that it was joined to or part of. मतलब है अलग करने के अर्थ में हम decouple का प्रयोग करते हैं, है ना? सिनोनिम का मतलब यहां पर जो सिनोनिम रखेंगे सेपरेट, डिवाइड एंड डिस्कनेक्ट, क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिवाइड एंड डिस्कनेक्ट. आराम से आप यूज कर सकते हैं. कपल का मतलब जोड़ा होता है, decouple का मतलब होता है उसको अलग कर देना. सिंपल है, ठीक है? तो यहां पर है टू सेपरेट फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स या फिर टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स दैट इट वाज जॉइंड टू और पार्ट ऑफ. इस अर्थ में हम decouple का प्रयोग करते हैं, मतलब है अलग करने के. सिनोनिम है सेपरेट, डिवाइड एंड डिस्कनेक्ट. क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिवाइड एंड डिस्कनेक्ट एक अर्थ में decouple के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटोनिम की बात कर ले, यूनिफाई, जॉइन, कनेक्ट एंड लिंक. क्या हो जाएगा? यूनिफाई, जॉइन, कनेक्ट एंड लिंक एक अर्थ में decouple के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है decouple, मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स या फिर टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स दैट इट वाज जॉइंड टू और पार्ट ऑफ. इस अर्थ में हम decouple का प्रयोग करेंगे, यानी कि अलग करने के अर्थ में. एग्जांपल देख लेते हैं. सम पीपल होप टू decouple माइग्रेशन पॉलिसी फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. क्या है? सम पीपल होप टू decouple माइग्रेशन पॉलिसी फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. सम पीपल होप टू decouple माइग्रेशन पॉलिसी फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. किससे अलग करना चाहते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स से अलग करना चाहते हैं. किसको? माइग्रेशन पॉलिसी को. चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्लॉक. ब्लॉक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट. क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट. इस अर्थ में हम ब्लॉक का प्रयोग करते हैं गुट या समान राजनीतिक हित वाले देशों या लोगों का गुट, है ना? अभी जो इंडी ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मतलब यही है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट. इस अर्थ में हम ब्लॉक का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें, अलायंस, एसोसिएशन एंड लीग. एंटोनिम मुझे यहां पर लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है. अलायंस, एसोसिएशन एंड लीग एक अर्थ में ब्लॉक के सिनोनिम के तरह इस्तेमाल करेंगे. इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है ब्लॉक. स्पेलिंग है BLOC. ध्यान दीजिएगा. ब्लॉक, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी कि गुट, समान राजनीतिक हितों या फिर समान राजनीतिक फायदे वाले देश और लोगों का समूह, उसको कहते हैं ब्लॉक. एग्जांपल देख लेते हैं. द यूरोपियन यूनियन इज ए पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक. क्या है? द यूरोपियन यूनियन इज ए पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक. यहां पर दूसरा शब्द था ब्लॉक, मतलब है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, है ना? जो सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और बेनिफिट से आपस में जुड़ते हैं, गुट बनाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉक. चलिए अगला जो शब्द है वो है फेच. वर्ब की तरह प्रयोग होता है. फेच का मतलब होता है टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समबडी और समथिंग. और किसी सामान के बारे में कहें टू बी सोल्ड फॉर द प्राइस मेंशन, है ना? मतलब है कि कहीं जाकर कुछ लाना, या सामान के बारे में कहें तो निर्दिष्ट मूल्य पर बिकना, जो मूल्य लिखा हुआ है उसी पर बिकना. इस अर्थ के लिए भी फेच का प्रयोग करते हैं, ठीक है? या फिर कहीं जाकर कुछ लाना. एक होता है ब्रिंग, मतलब लाना. कहीं कोई है उसको बोले ब्रिंग, ले आओ, और कोई यहां है उसको बोले जाके ले आओ, तो उसके लिए कहेंगे फेच. क्या है? फेच. ठीक. सिनोनिम की बात करें, ब्रिंग, ट्रांसपोर्ट एंड गेट. एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, ठीक है? उसको भेजना रख सकते हो, ठीक है? कुछ और भी दूसरे अर्थ में रख सकते हो तो रख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खास नहीं लगा. सिनोनिम यहां पर है ब्रिंग, ट्रांसपोर्ट एंड गेट एक अर्थ में जो है हम फेच के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फेच, टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समवन और समथिंग. इस अर्थ में हम फेच का प्रयोग करते हैं, या कोई भी सामान जो प्राइस मेंशन है उस पे बिके, उसके लिए भी हम फेच का प्रयोग करते हैं. चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं. आई हैव टू फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन. क्या है? आई हैव टू फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन. क्या है? आई हैव टू फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन. तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है फेच, टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समवन और समथिंग. यूज्ड अबाउट गुड्स टू बी सोल्ड फॉर द प्राइस मेंशन्ड. निर्दिष्ट मूल्य पर सामान बिकना.
इसके लिए भी फेच का प्रयोग करते हैं, या फिर कहीं जाकर कुछ और किसी को लेकर आना, इसके लिए भी हम फेच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंसीव। कंसीव वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान। पहला तो ये मीनिंग है। ऐसे कंसीव का एक नॉर्मल है गर्भ धारण करना, प्रेग्नेंट होना, इस अर्थ में भी हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन इसका दूसरा भी मीनिंग है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान, टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, और टू इमेजिन या फिर टू बिकम प्रेग्नेंट, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान, एक तो ये अर्थ है। दूसरा है टू थिंक अबाउट समबडी और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर टू इमेजिन, इस अर्थ में भी यूज करते हैं कंसीव का। और एक जो ट्रेडिशनल आप जानते हैं टू बिकम प्रेग्नेंट, इस अर्थ में भी कंसीव का प्रयोग करते हैं। नया विचार आना, नई योजना के बारे में सोचना, किसी विषय में विशेष प्रकार से सोचना, कल्पना करना, गर्भ धारण करना, ये सारे कंसीव के मीनिंग है। जिसमें आप गर्भ धारण करने को जानते थे, नया विचार आना, नई योजना के बारे में सोचना, किसी के विषय में विशेष प्रकार से सोचना या इमेजिन करना, इस अर्थ में हम कल्पना का ये कंसीव का प्रयोग करते हैं। कंसीव वर्ब है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है कंसीव का मतलब होता है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान। क्या है? टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान, या फिर टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर टू इमेजिन और टू बिकम प्रेग्नेंट। सिनोनिम देख लेते हैं। इमेजिन, इनविसेस एंड परसीव। यहां पर मैंने एंटोनिम नहीं डाला है। कंसीव का मतलब है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान, और थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, टू इमेजिन और टू बिकम प्रेग्नेंट। सिनोनिम मैंने कहा इमेजिन, इनविसेस एंड परसीव। क्या है? इमेजिन, इनविसेस एंड परसीव एक अर्थ में कंसीव के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He started to conceive of the world as a dangerous place। क्या है? He started to conceive of the world as a dangerous place। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है conceive, मतलब होता है to think of a new idea or plan, to think about someone or something in a particular way, और to imagine और to become pregnant, इस अर्थ में हम conceive का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला और आखिरी जो शब्द है वो है overarching। overarching एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है very important because it affects, includes or influences many things। क्या है? Very important because it affects, includes और influences many things, मतलब है अति महत्वपूर्ण और व्यापक के अर्थ में overarching का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, paramount, foremost and best। क्या हो जाएगा? paramount, foremost and best एक अर्थ में, अति महत्वपूर्ण के अर्थ में हम जो है overarching के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, unimportant, trivial and limited। क्या हो जाएगा? unimportant, ट्रिवियल एंड लिमिटेड एक अर्थ में ओवरआर्चिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन का आखिरी और इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ओवरआर्चिंग, मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इफेक्ट्स, इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंसेस मेनी थिंग्स, मतलब है अति महत्वपूर्ण और व्यापक, इस अर्थ में हम ओवरआर्चिंग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है पैरामाउंट, फोरमोस्ट एंड बेस्ट। एंटोनिम है अनइंपॉर्टेंट, ट्रिवियल एंड लिमिटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The community's overarching needs are more jobs and better housing। क्या है? The community's overarching needs are more jobs and better housing। उम्मीद है यहां पर जो आखिरी शब्द है ओवरआर्चिंग, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंसेस मेनी थिंग्स, अति महत्वपूर्ण और व्यापक, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। द कम्युनिटीज ओवरआर्चिंग नीड्स आर मोर जॉब्स एंड बेटर हाउसिंग। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 15 शब्द, एक वर्ड ऑफ द डे, यानी टोटल 16 शब्द आपके सामने रखे, सबके सब नए थे। ऐसे कुछ एक शब्द थे जो सुने हुए थे, बट मैंने उसके दूसरे मीनिंग को आपके सामने रखा, उससे आपका परिचय करवाया, समझाने की कोशिश की, एंटोनिम सिनोनिम्स रखा। सबके सब आपको पसंद आए, पढ़ करके बहुत मजा आया और आप बोर नहीं हुए। और उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय से लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।